Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. Welcome to the online class of our course Research Planning and Scientific Writing Bio 3606 for the semester Spring 2024. And yesterday we have started the topic of scientific communication, a totally separate but most important, one of the most important aspect in research that whatever we are doing, how to communicate that to the public. और इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ जो हमने पढ़ी कि जो ऑडियंस है जिसने हमारे आर्टिकल को रीड आउट करना है उसका हमें जब तक आइडिया नहीं होगा तो हम अपने राइटअप को सबसे बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो जैसा हमारी ऑडियंस होगी उसके मुताबिक हमें उसका राइटअप करना होता है। एक तो ये चीज़। फिर हमने साइंटिफिक कम्युनिकेशन में देखा कि जो इमराड है पेपर का जो बेसिक कंपोनेंट्स है, इंट्रोडक्शन, मटेरियल एंड मेथड्स, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, इसके बेसिक कंपोनेंट्स को हमने गो थ्रू किया। अब हम थोड़ा डिटेल से इन चीज़ों को वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले टाइटल। बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ इमरान आपके रिसर्च पेपर की टाइटल। अच्छा, आपने सब चीज़ों को ये जो गो थ्रू कर रहे हैं आपने कंसीडर करना है। फॉर एग्जांपल योर सिलेक्टेड रिसर्च आर्टिकल्स जो आपने असाइनमेंट में सिलेक्ट किए और आपने सेमिनार वन में सिलेक्ट किए, ठीक है। वो दोनों आर्टिकल्स चूँकि आपने काफ़ी अच्छे तरीके से उनको पढ़ा है, आपको आइडिया है कि उन 7-8 पेजेस में कौन सी चीज़ कहाँ पे किस तरह से लिखी हुई है, फिगर्स कैसे मेंशन है। तो ये चीज़ जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो वर्चुअली 100% तमाम के तमाम उन आर्टिकल्स पे अप्लाई होगी, ठीक है। द टाइटल शुड बी शॉर्ट एंड स्पेसिफिक। इट मे बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द सेकंड ऑफ which narrows the first. If possible, state the principal findings or conclusion in the title. It also helps to indicate the experimental animals used in animal study or the human subjects used in clinical or other trials. Example में क्या है? Dendritic cells as effector cells, semicolon, gamma interferon activation of murine dendritic cells triggers oxygen-dependent inhibition of Toxoplasma gondii replication। अच्छा, इस आर्टिकल में अगर इस आर्टिकल के टाइटल में आप देखें, एक तो जोन से मेजर मेजर ऑर्गेनिजम्स या सेल्स को यूज़ किया गया उनके नाम है। सेकेंडली जो टाइटल है वो टू सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेगमेंट एक बहुत ही जनरलाइज्ड वे में उसको बता रहे हैं। ठीक है। ये जो आर्टिकल है इसकी टू कंपोनेंट्स फैला काफ़ी ब्रॉडर सेंस में, डेंड्राइटिक सेल्स एज इफेक्टर सेल्स। और अब सेकेंड फेज में उसी जो फर्स्ट फेज वाला टाइटल है उसको उन्होंने मज़ीद एलेबरेट करके नैरो डाउन करके डिफाइन किया गया है। मे बी ये पर इस तरह की एग्जांपल आपके किसी आर्टिकल में जो सिलेक्टेड आर्टिकल्स हैं उसमें हो, बट ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन सिंगल फ्रेज आर्टिकल्स हमें ज़्यादा मिलते हैं। Another clear title is minocycline inhibits cytochrome C release and delays progression of amyotrophic lateral sclerosis in mice। ठीक है, अगेन इसमें क्या चीज़ें हैं, आपके ओवरऑल रिजल्ट्स में से जो कंक्लूसिव फाइंडिंग है उस चीज़ को बताया गया कि कौन सा कंपाउंड किस चीज़ को इनहिबिट कर रहा है और किस ऑर्गेनिज्म में इनहिबिट कर रहा है और उस ऑर्गेनिज्म के किस सेगमेंट में इनहिबिट कर रहा है। Pathogenesis of human cytomegalovirus infections.
The role of bone marrow stem cells and vascular endothelial cells is an informative title for a doctoral dissertation. अच्छा, अब डिसर्टेशन यानी कि जो थीसिस है उसमें इन्होंने कंक्लूजन से हट के जो प्रोसेस है, क्योंकि हमने कल इसको डिस्कस किया था कि पीएचडी थीसिस में आप एक नोवेल रिजल्ट्स के साथ साथ एक नोवेल मेथडोलॉजी, एक नोवेल प्रोसेस को भी आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी इन्होंने समझा कि पीएचडी थीसिस में आप जो प्रोसेस है पैथोजेनेसिस एक वायरस का, और वो क्या कर रहा है उस चीज़ को इन्होंने हाईलाइट किया है, ना कि उस पैथोजेनेसिस से फाइनल जो कंक्लूजन है वो क्या निकल रहा है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस आप देख लें कि रिसर्च आर्टिकल्स की जो पहले हमने दो एग्जांपल्स देखी और बाद में हमने एग्जांपल देखी है एक डिसर्टेशन की। However, vasoactive intestinal peptide as a modulator in the neuroimmune axis, the influence of stress is not very good, particularly because it does not state that the work was performed on human monocytes. ठीक है, अब ये वाला जो आर्ट टाइटल है इसमें क्या चीज़ मिसिंग है? जिस तरह उन्होंने गाइडलाइंस में बताया कि टाइटल में आप जिस सब्जेक्ट ऑर्गेनिज्म पे काम कर रहे हो वो कम से कम लाजमी मेंशन हो, तो वो इस चीज़ में मिसिंग है। Okay, so the author should try to avoid phrases such as the effect of, results from in the title. If possible, abbreviations and collocations should be avoided. The title should not include the strings of modifiers such as tobacco mosaic virus transformed long passaged cell lines or the growth from peripheral blood human megakaryocyte progenitor cells। ठीक है, अच्छा, सो बोथ एस्पेक्ट्स है, एक तो ये कि एब्रीवेशंस भी यूज़ नहीं करनी, और उन एब्रीवेशंस का जो लॉन्ग टर्म होती है मैक्सिमम अवॉइड करना है कि वो एब्रीवेशंस के जो फुल एक्रोनिम है उसको भी हमने अवॉइड करना है अनटिल अनलेस वो चीज़ हमारे टाइटल के लिए ज़रूरी है। After the title, we have the abstract. The abstract should be comprehensible without reference to the body of the paper। ठीक है, आप बगैर पेपर पढ़े सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ें जो कि फ्यू लाइंस का होता है, 200 वर्ड्स का होता है, आपको उस पेपर की फुल क्रक्स जो उसका है मतलब वो समझ आ जाना चाहिए। Most readers read only the title and sometimes the abstract of a paper. Only those especially interested in the topic will continue to the figures and tables and perhaps more. The abstract should start with the background, purpose, or principal problem, continue with the principal methods and the most reliable and certain results, and end with a conclusion that can be easily understood। ठीक है, ओवरऑल फ्लो वही है जो पेपर का है। आपने एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दी, फिर आपने प्रॉब्लम बताया कि इस इंफॉर्मेशन में अब तक क्या मिसिंग गैप है, रिसर्च गैप है जिसको फिल करने के लिए काम किए जा रहे हैं। देन कम्स दी मेथड। अच्छा, मेथड्स के साथ साथ इन्होंने वर्ड कौन से यूज़ किया है? प्रिंसिपल मेथड एंड मोस्ट रिलायबल एंड सर्टेन रिजल्ट्स। आपने हर मेथड को नहीं बताना, ग्राम स्टेनिंग कर रहे हैं, कल्चर इनोकुलेशन कर रहे हैं, आपने जो सबसे की एक्सपेरिमेंट है जिसकी वजह से आपके पास ये रिजल्ट्स आए आपने उसको मेंशन करना है।
ठीक है। मिसाल के तौर पे हमने बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कितने टूल्स यूज़ किए, लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोइन्फॉर्मेटिक्स का टूल होता है दैट इज़ दी एनसीबीआई ब्लास्ट। अब एनसीबीआई ब्लास्ट परफॉर्म क्या करता है, सीक्वेंस एनालिसिस। सो हम अपने एब्स्ट्रैक्ट में लिख सकते हैं कि सीक्वेंस एनालिसिस वाज परफॉर्म्ड विच रिवील्ड दिस। ठीक है, हमें ये नहीं लिखना कि हमने बाकी टूल्स को यूज़ किया, क्लस्टल ओमेगा या फिर जेप्रेड को यूज़ किया। जो सबसे मेन की मेथड्स हैं उन्हीं को ही सिर्फ हमने लिस्ट डाउन करना है। Authors should study the published abstracts from the journal to which the paper will be submitted and follow their style. अच्छा, हर एक जर्नल की अपनी एक लैंग्वेज फ़्लो होता है, ठीक है? सो और हर लैंग्वेज फ़्लो के अलावा एब्स्ट्रैक्ट का एक स्ट्रक्चर होता है, कौन-सी चीज़ को कहाँ पे लिखा हुआ है। तो समटाइम्स ये चीज़ें तो इंस्ट्रक्शंस टू ऑथर में लिखी होती हैं, ठीक है? लेकिन जब तक हम किसी को एग्ज़ाम्पल्स को बार-बार ना पढ़ें, तो हम उस चीज़ को, गाइडलाइंस को सही से ना समझ सकते हैं। तो इसलिए 5, 10, 15 एब्स्ट्रैक्ट जिस जर्नल में पब्लिश करवाने जा रहे हैं, उस जर्नल के रिलेटेड आर्टिकल्स के एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ें और वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट वो है जो पीयर रिव्यू, आफ्टर रिव्यू प्रोसेस से होके फाइनली पब्लिश हुए हैं। तो उनमें किन चीज़ों को उन्होंने मेंशन किया, किन चीज़ों को नहीं, वहाँ से आइडिया लेके भी हम अपने एब्स्ट्रैक्ट को खुद से इम्प्रूव कर सकते हैं। It may be best not to include data or p-values in the abstract. It should be obvious that the statements in the abstract are backed up by significant data. ठीक है, जो भी आप बात वहाँ पे लिख रहे हैं, डेफिनेटली वो एब्स्ट्रैक्ट में ही मुकम्मल आपने बात नहीं लिखनी। वो कह रहे हैं कि जो भी डेटा सपोर्टेड है, मिसाल के तौर पे आपने देखा है कि एक प्लांट से आपको किसी केमिकल की कंसंट्रेशन मिली, लेट्स से 30%, और आपके रीजन में जो प्लांट्स हैं वहाँ से आपको मिल रही है 70%। अब ये 30% और 70% किसी केमिकल की कंपोजिशंस है, तो ये डाटा वाइज आपने वहाँ पे शो नहीं करना, बस आपने बताना है कि जो हमारे रीजन का प्लांट है उसने मैक्सिमम कंपाउंड प्रोडक्शन परफॉर्म किया है। अब ये चीज़ रीडर को पर इंसिस्ट भी करेगी कि वहाँ पे जाके वो रीड आउट करें। वेट अ मिनट। ऑलराइट, ठीक है। जो डाटा है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में, क्वांटिटेटिव फॉर्म में हमने एब्स्ट्रैक्ट में नहीं लिखना। हत्तल इम्कान डेफिनेटली अपनी स्टेटमेंट्स को बैक करने के लिए हमने तमाम चीज़ों को अपने रिजल्ट सेक्शन में लिखा होगा। If unusual abbreviations are used, they should be defined up to their first mention. For example, the plasma concentration of interleukin 1 IL-1 increased after. अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम कोई भी राइट अप कर रहे होते हैं, तो एब्रीविएशंस को हमने फर्स्ट अक्रेंस पे उनकी फुल फॉर्म और यानी कि उनका जो एक्रोनिम है और एब्रीवेटेड फॉर्म, ये दोनों चीज़ें फर्स्ट अक्रेंस पे लिखनी है। देन ऑनवर्ड्स हमने क्या करना है कि सिर्फ अपनी जो एब्रीवेटेड फॉर्म है उसी को लिखना होता है। मिसाल के तौर पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, देन हमने थ्रू आउट दी राइट अप उसको पीसीआर ही लिखना है। इसके अलावा जीपीसीआरस, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, देन हमने फर्स्ट अकरेंस के बाद सिर्फ जीपीसीआरस ही लिखना है। After the abstract, or alternatively on the title page of the manuscript जो आर्टिकल का जो राइटअप होता है उसको कहते हैं। In compliance with the instructions to authors, include the keywords or index words that are not already present in the title, preferably medical subject headings, terms from the medline। ठीक है, कोशिश यही करनी है कि
अपने जो मैश टर्म्स हैं, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स, उनमें से कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को अपने कीवर्ड्स में ऐड करना है जो कि आपके पेपर के रेलिवेंट भी हो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आर्टिकल सर्चिंग में जब वो कीवर्ड्स को सर्च किया जाएगा तो डेफिनेटली आपका जो आर्टिकल है वो टॉप लिस्टेड में आ जाएगा। देन कम्स द इंट्रोडक्शन। The introduction section should steer the scientific problem and why it should be addressed. अच्छा, एक और चीज़ करते हैं कि आप लोगों ने जो आपके आर्टिकल्स हैं, ठीक है, रिसर्च आर्टिकल्स, सेमिनार वन के भी और असाइनमेंट के भी, इन केस अगर उनमें से किसी भी आर्टिकल का कोई कंपोनेंट हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसके ऊपर पूरा नहीं उतरता, तो देन ये चीज़ आई वुड सजेस्ट कि आप उसको डिस्कस करें मेरे साथ। अभी कर लें या जब हमारी ऑन कैंपस क्लासेस स्टार्ट होंगी नेक्स्ट वीक में तब कर लीजिएगा, ठीक है। देन हम उसको फिगर आउट करेंगे कि क्या ऐसा रीज़न हुआ कि इन्होंने एक जो जनरलाइज इंस्ट्रक्शन थी उसको फॉलो नहीं किया, बल्कि कुछ राइटअप में भी इन्होंने इनोवेशन सी लाई है। समटाइम्स बिल्कुल जनरलाइज प्रिंसिपल पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए भी आप एक नोवेलिटी नहीं लाते, तो आप उससे थोड़ा सा हट के भी कुछ चीज़ों को लिख पाते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो साइंटिफिक प्रॉब्लम है, ठीक है, इन केस हम किसी ऑर्गेनिज्म पे, किसी ऑर्गेनिज्म के किसी ख़ास मेटाबॉलिक प्रोसेस पे काम करने जा रहे हैं, तो उनको तो डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद फिर हम प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे कि ऐसी क्या मिसिंग गैप है, रिसर्च गैप है जिसको आज तक से आइडेंटिफाई नहीं किया गया, और यही हमारे इस स्टडी का पर्पज़ है। अब ये चीज़ भी आपने अपने सिलेक्टेड आर्टिकल्स में आइडेंटिफाई करनी है कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और प्रॉब्लम क्या उनके इंट्रोडक्शन में मौजूद है या नहीं। Author should avoid setting the obvious in the first sentences while writing. It is important to keep While writing, it is important to keep the target audience in mind. Introduce the theme of the paper and put it in perspective in one or two sentences. ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप अपने टाइटल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। उसमें मौजूद जो कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनिज्म नेम्स, एंजाइम नेम, जीन, उसको अपने वन बाय वन इंट्रोड्यूस करना है। लेकिन ये मेक श्योर करना है कि अगर लेट से आप इम्पैक्ट फैक्टर 3, 4, 5 में करने जा रहे हैं तो उसके जो ऑडियंस है उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन तकरीबन तमाम चीज़ें पता होंगी। सो आपने उनको ये नहीं बताना कि लेट से बैसिलस सबटिलिस इज़ अ बैक्टीरिया, उसकी विड्थ इतनी होती है, हाइट इतनी होती है, उसका शेप क्या होता है, ये चीज़ें ऑब्वियस ही है, ठीक है। बैसिलस सबटिलिस की वो कौन सी क्वालिटी है जिसको आप हाईलाइट करने जा रहे हैं, लेट से स्पोर फॉर्मिंग है, या फिर कोई ख़ास एंजाइम प्रोडक्शन कर रहा है या कोई केमिकल सिक्रीट कर रहा है, वो चीज़ आप बता सकते हैं। A short historical review may be suitable, preferably with references to review articles or meta-analysis. Throughout the paper, the findings of referenced works should be stated meticulously, clearly, and accurately. It is all too easy to make several statements followed by a reference that appears to support all the statements but only underpins the last of them. Likewise, the writer should know the field or sufficiently well to give credit where credit is due. अच्छा, इस पे दो तीन चीज़ें इन्होंने बताई है। एक ये चीज़
कि इंट्रोडक्शन में चूँकि हम एक बहुत ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन को बता रहे हैं, तो यकीनन ये बेसिक इन्फॉर्मेशन या जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है, ये एक रिसर्च आर्टिकल का डोमेन नहीं होती। वो किसी ख़ास एस्पेक्ट में उसको बताया गया होता है। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है हिस्टोरिकल रिव्यू, ये आपको रिसर्च रिव्यू आर्टिकल्स और मेटा एनालिसिस से मिलता है। तो अब आप जब किसी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में किसी चीज़ को बताएंगे कि मिसाल के तौर पे कोई बैक्टीरिया है वो कब आइडेंटिफाई हुआ, या कोई टेक्निक है वो कब फर्स्ट टाइम हुई, मिसाल के तौर पे पीसीआर बाय कैरी मिलिस, तो अब लाजमी है कि आपको वही आर्टिकल साइट करना है जो कि कैरी मिलिस ने पब्लिश किया था 1970s में 60s में, जिसमें उसने फर्स्ट टाइम इन विट्रो डीएनए एम्प्लीफिकेशन बाय थर्मोसाइक्लर्स को डिस्क्राइब किया था। इसके अलावा जब आप बताएंगे तो दैट कंटेक्स्ट में मस्ट बी रेफरेंस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अब इसमें बता रहे हैं कि देयर इज अ चांस के ऐसी स्टेटमेंट जो आप समझ रहे हैं कि मोर देन वन रेफरेंस जा रही है। मिसाल के तौर पे हम जस्ट एक रेफरेंस देना चाह रहे हैं कि अमंग द सेवन कॉन्टिनेंट्स Africa has the most population अंडर न्यूट्रिशन पॉपुलेशन। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट होगी। अब ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि हम समझते हैं कि किसी एक रिव्यू या किसी एक रेफरेंस की बेस पे हमें पुट फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, एक ऑब्जर्वेशन है, इस पे डिफरेंट रिसर्चेज हुई होंगी। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स पे यू मस्ट रेफरेंस देम विद एटलीस्ट 3-4 कंक्रीट रिव्यू आर्टिकल्स, बुक्स, या ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि जैसे सीडीसी हो गया, एफडीए हो गया इदारा, डब्ल्यूएचओ हो गया, उनकी रिपोर्ट पे लिखा हो, देन आप इसको 3-4 रेफरेंसेस में सपोर्ट कर सकते हैं। Authors should pretend they are storytellers, spinning a thread that can be easily followed and that leads to the what and the how of what they did। ठीक है। अच्छा, इस पे एक चीज़ आती है बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम जब किसी और लिटरेचर से कोई कंटेंट उठाते हैं और उसको अपने ही मैन्युस्क्रिप्ट पे पेश करते हैं, तो वाई वी शुड रीफ्रेज इट। द पर्पज़ इज़ कि जब आप किसी स्पेसिफिक स्टोरी को सुनते हैं तो वो स्टोरी यकीनन एक ही ऑथर की लिखी हुई होती है, और हर सेंटेंस का कनेक्शन दूसरे आने वाले सेंटेंस से होता है, और आने वाले सेंटेंस का कनेक्शन पिछले वाले सेंटेंस से होगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि एक अगर ऑथर एक स्टोरी लिख रहा है तो वोकेबलरी यूजेज, यूजेज ऑफ प्रपोजिशंस, नाउन प्रोनाउन की प्लेसमेंट, कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है किस जगह पे, ये तमाम चीज़ों में का जो एक कंटेक्स्ट होगा वो एक तरह का होगा। जब आप कोई भी कंटेंट किसी और रेफरेंस से कॉपी करके विदाउट रीफ्रेजिंग उसको अपने मैन्युस्क्रिप्ट में पेश करेंगे तो एक जो फ्लो होगा वो टोटली चेंज हो जाएगा, और फ़ौरन से आइडिया हो जाएगा कि ये कंटेंट यहाँ का नहीं था और ये जस्ट कॉपी पेस्टेड है। ऑल्दो ये चीज़ प्लेजरिज्म जो सॉफ्टवेयर डिटेक्शन सॉफ्टवेयर हैं वो भी डिटेक्ट कर लेंगे, लेकिन ये आपके ओवरऑल जो मैन्युस्क्रिप्ट का एक फ्लो है उसको भी डिस्टर्ब करेगा। तो क्या कहते हैं कि ऑथर शुड प्रिटेंड दे आर स्टोरी टेलर्स। आप एक जो बात लिख रहे हैं वो खुद से लिख रहे हैं, अपने अल्फाजों में लिख रहे हैं, तो ये चीज़ आपके आर्टिकल में फ़ौरन से दिख जाएगी। यूजुअली something should be mentioned about the relevance of the research project and why the scientific problem in question has not been addressed before। ठीक है, आपने ये रीज़न भी लिखना है कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, और ये भी साथ लिखना है कि ये काम अब तक क्यों नहीं हुआ। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अब तक ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं हुई थी, ये भी रीज़न हो सकता है, या फिर आइडेंटिफाई हो के वो चीज़ करना इतना मुश्किल थी कि उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं थी, या अभी तक कोई ऐसा नोवेल आइडिया किसी के जहन में नहीं आया था। सो वट एवर यू थिंक के इट माइट बी द रीज़न,
आपने इसको दोनों पर्सपेक्टिव्स पे लिखना है कि ये काम अभी तक नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ. Some writers end an introduction with a summary of the principal findings, but it may be argued that such a summary in the introduction section is overly repetitions and thus unnecessary. ठीक है, एक तो आपको सबको कॉमनली अपने इंट्रोडक्शन का जो लास्ट पैराग्राफ होता है उस पर मिलेगी कि अब ये स्टडी क्या होने जा रही है और कैसे होगी. सही है, यहाँ पे जिस तरह लिखा था व्हाट एंड हाउ. ठीक है, ये चीज़ का आंसर तकरीबन मैंने जितने आर्टिकल्स पढ़े हैं सभी के इंट्रोडक्शन के लास्ट पैराग्राफ में होता है. और लिखने के साथ साथ शायद किसी ने रिजल्ट्स के भी जो कंक्लूसिव फाइंडिंग है वो भी इंट्रोडक्शन में मेंशन कर दी थे, लेकिन ये चीज़ इतनी कॉमन ऑब्जर्वेशन में नहीं है. A suitable length for an introduction section is one or two double spaced 12-point font and manuscript pages. अच्छा, इसमें एक क्या चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़, डबल स्पेस्ड. ठीक है, जो असाइनमेंट्स में मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस में लिखता हूँ लाइन स्पेसिंग, वो किसी को याद होगा तो मैं लिखवाता हूँ 1.2. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैन्युस्क्रिप्ट नॉर्मली लिखते हैं वो बता रहे हैं कि डबल यानी कि वो 2.0 लाइन स्पेसिंग हो जाएगी. फ़ॉन्ट कितना रखना है, 12 पॉइंट का. आई थिंक जो मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ उसमें भी 12 पॉइंट ही होती है. और सिंगल या डबल स्पेस्ड, मतलब इस पे आप ये भी कर सकते हैं कि सिंगल स्पेस यानी कि लाइन स्पेसिंग 1 भी हो सकती है, लाइन स्पेसिंग 2 भी रख सकते हैं. ठीक है. Next comes the materials and methods. Here again, it is wise to study the style of the journal to which the authors will submit their paper. The material and methods section of a scientific paper is the handbook or the recipe. It will be read only by those specially interested in the topic. It is prudent to use subsections to guide the reader to particular points of interest. मटेरियल मेथड क्या चीज़ है, आपके आपकी जो स्टडी है, रिसर्च स्टडी, उसकी रेसिपी है. और मटेरियल मेथड्स को वही लोग पढ़ेंगे जो कि जिन्होंने टाइटल पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, कंक्लूजन पढ़ा. उनको अब तक लग रहा है कि आपका काम रेलिवेंट है जिसको वो लोग यूज़ कर सकते हैं, साइट कर सकते हैं. नाउ कम्स द मटेरियल एंड मेथड कि अब ये काम कैसे किया गया है. तो बता रहे हैं कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो आप जिस जर्नल में सबमिट करवाना चाह रहे हैं उसी के लास्ट पब्लिश 10, 15, 20 आर्टिकल्स को देखें. उन्होंने अपने मटेरियल मेथड्स में किन किन चीज़ों को मेंशन किया है और किन चीज़ों को मेंशन नहीं किया. ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने इंट्रोडक्शन मटेरियल मेथड्स को डिज़ाइन कर सकते हैं और उसमें आप सब हेडिंग्स भी बना सकते हैं इन केस अगर जर्नल आपको अलाउ कर रहा है. The study sample, be it human subjects or experimental animals, should be described in the first paragraph. Characteristics of human subjects, gender, age, weight, etc., may be presented in a table or flowchart that shows those enrolled, dropouts, etc. अच्छा, जहाँ पे आपके पास मल्टीपल एंटिटीज़ आ जाएँ जिनका डाटा आपने शो करना है, वो कभी भी किसी पैराग्राफ में आपने या बुलेट्स में इसको शो नहीं करना. ऑलवेज ट्राई टू मेक अ टेबल. ठीक है, आप किसी भी स्पेसिफिक सिटी के मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स को आप डिफाइन करने जा रहे हैं, लाइक उस पर साइज़ क्या है, पॉपुलेशन क्या है, एथनिसिटी क्या है, नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स, इस तरह की चीज़ों को अब आपको ये चीज़ सेंटेंसेस में नहीं लिखनी, आपने इसका टेबल बनाना है. ठीक है, तो टेबल हर उस जगह पे लाजमी बनना है
जब मल्टीपल एंटिटीज के मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स को आप डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। Inclusion and exclusion criteria, among other things, should also be described. Moreover, ethical approval, including the name of the body granting this approval, must be stated, along with information on written informed consent. ठीक है, जो एनिमल बेस्ड स्टडीज़ होती है या ह्यूमन बेस्ड स्टडीज़ होती है उनका स्पेसिफिक एक कंसेंट फॉर्म होता है। तो किसी भी एनिमल को अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली वो किस ऑर्गेनिज्म से है, उसकी एज क्या है, उसकी ब्रीडिंग वगैरह ग्रूमिंग किस तरह से हुई है, फीड वगैरह क्या मिली है, सब चीज़ें उस कंसेंट फॉर्म पे लिखी होती है। और अगर ह्यूमन सब्जेक्ट का जैसे ब्लड सैंपल लिए जा रहा है या कोई और टिश्यू सैंपल, तो उसमें लाजमी है कि उस ह्यूमन का अपना कंसेंट फॉर्म मौजूद हो और वो आपके पेपर के अपेंडिसेस में या सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन में भी मेंशन हो। लेकिन वो कौन सा फॉर्मेट यूज़ हुआ है एनिमल हैंडलिंग का या ह्यूमन सब्जेक्ट का, वो आपके मटेरियल मेथड के स्टार्टिंग में ही डिफाइन हो जाना चाहिए। Experimental animals should be described in terms of species, gender, weight or age, food and drink, and supplier's name and address. ठीक है, अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंटल एनिमल फ्रॉम एनिमल हाउस परचेज किया है या वहाँ से एज अ सपोर्ट फॉर द रिसर्च आपको मिला है, तो ये सब चीज़ें भी आपके मटेरियल मेथड्स के स्टार्ट में आ जाएंगी। यानी कि आप अपने, जैसे हमने टाइटल में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रखी कि जिन ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया है या जिन ऑर्गेनिज्म से हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं उनको हमने लिस्ट डाउन किया है। इसी तरीके से प्रायोरिटी वाइज मटेरियल मेथड्स में भी आप इन चीज़ों को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे लिखेंगे। It may also be necessary to mention whether experimental animals are inbred or outbred, specific pathogen free or transgenic, and if so, by what means. ठीक है, जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उनकी ब्रीडिंग का डिटेल्स मेंशन करनी है और ट्रांसजेनिक के साथ साथ वो किसी चीज़ से इम्यूनाइज हो चुके हैं, वो किसी ख़ास फीड को ले रही है, ये तमाम चीज़ें भी आपके मटेरियल के स्टार्टिंग में आ जाएंगी। Here also ethical approval must be stated. For example, all animal experiments were approved by the Experimental Animal Board Committee under the Ministry of dot and conducted in continue conformity within the European Convention for the Protection of Animals used for experimental and other scientific purposes. ठीक है, वो तमाम गाइडलाइंस जिनको फॉलो करते हुए एनिमल्स को यूज़ किया गया फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस, उनके बारे में भी हमें तमाम डिटेल्स को स्टार्टिंग में ही मेंशन करना है। Or a shorter version of that statement, randomization procedures must be shared for both human subjects and experimental animals. If the variables measured are subject to uh, diurnal variations, observation times should be given. अच्छा, एक चीज़ ये कि रेंडमाइजेशन, ठीक है, हमने सीआरटी स्टडी पढ़ी थी, कंट्रोल रैंडम ट्रायल्स। उसमें क्या था कि एक दो या दो से ज़्यादा ट्रीटमेंट्स को या डोजेस को मेजर किया जा रहा था ऑन सम एनिमल या ह्यूमन सब्जेक्ट्स। तो वो चीज़ भी हमने अपने मेथड्स के स्टार्टिंग में, मटेरियल के स्टार्टिंग में उसको बताना है। और इसके अलावा किसी ख़ास प्रोसीजर को किसी ख़ास टाइम पीरियड में हम अगर उसको बता रहे हैं तो वो चीज़ भी हमने उसको वहाँ पे बताना है। द नेक्स्ट सबसेक्शन, ठीक है, ये सबसे पहले क्या चीज़ आ गई, एनिमल्स या जो भी हमने सेल लाइंस यूज़ की उनके बारे में।
सेकंड सबसेक्शन क्या चीज़ है कि केमिकल रिएजेंट्स और बायोलॉजिकल मटेरियल्स would comprise a listing, preferably alphabetical or preparations used with the trade names, manufacturers, and their locations, city, state if applicable, and country in parentheses. Cyclophosphamide, आई मीन लिखा है सेंडोक्सिन, ये कंपनी का नेम हो गया. ऑल्टरनेटिवली ट्रेडमार्क लिख दिए या फिर रजिस्टर्ड, जोन से भी कंपनी का जिस तरह का नाम हो. Whenever the quality of a biological material varies, the batch, lot, or code number must be stated. If the preparation used was a gift, name the donor in parentheses. ठीक है. सो सेकंड चीज़ में वो तमाम इम्पॉर्टेंट केमिकल्स जिनको मेंशन लाजमी इसलिए करना है कि वो आपकी स्टडी पे एक डायरेक्ट इफेक्ट दे रहे, तो वहाँ पे आप उसको उस तरह से मेंशन करना है. When a procedure has been published previously, it should be mentioned with a reference to its original description. In short, leukocytes were isolated with a density gradient method reference. ठीक है, आपने उस मेथड को पूरा नहीं बताना कि उस डेंसिटी ग्रेडियंट में कौन कौन से सॉल्यूशंस यूज़ हुए हैं, हर एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, किस सीक्वेंस में वहाँ पे है, सेंट्रीफ्यूगेशन स्पीड क्या थी, आपका जो कंपोनेंट है वो किस जगह पे लोड हुए. ये तमाम चीज़ें उस जो रेफरेंस है वहाँ पे मेंशन होंगी. तो डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड को मेंशन कर लिख के बस आपने उसका वहाँ पे रेफरेंस मेंशन कर देना है. स्टूडेंट आज हमारे पास 29 ही है फ़िलहाल जिनके रिस्पॉन्सेज आए हैं. ओके. Modifications to previously published procedures as well as new methods should be described in sufficient detail to enable other scientists in the field to replicate the experiments. अब मिसाल के तौर पे जब हमने बात की डेंसिटी सुक्रोज डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड की, तो सुक्रोज की कौन सी कंसंट्रेशन उस मेथड में थी, हमने उसकी कंसंट्रेशन को चेंज किया, तो अब ये मॉडिफिकेशन होगी. अब हम वो सिर्फ मॉडिफिकेशन को वहाँ पे लिखेंगे. मिसाल के तौर पे वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन स्पीड थी 10,000 आरपीएम, हमने यूज़ की 8,000. मॉडिफिकेशन में हम सिर्फ उसकी स्पीड को 8,000 लिख देंगे. और ये इसलिए कर रहे हैं कि जब तक हमारे एक्सपेरिमेंट्स को किसी दूसरी लैब वाले रेप्लिकेट करके सेम रिजल्ट्स नहीं ला सकते, तब तक हमारा काम साइटेबल नहीं होगा, लोग उसको साइट नहीं करेंगे. Authors should remember to state all essential physicochemical parameters such as the temperature, किस टेम्परेचर पे आपने एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया है, जो 18 टू 25 डिग्री सेल्सियस होता है वो उसको रूम टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है. पीएच, osmolarity, concentrations preferably in standard international units such as the millimolar per liter. Gas pressure, solution volume, storage conditions, centrifuging data, हमने कैपिटल जी यूज़ किया है, स्मॉल जी यूज़ किया है या आरपीएम्स यूज़ किया है, वट एवर हमने स्टैंडर्ड में. अच्छा, इसमें ये भी है कि ब्रिटिश यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं या अमेरिकन मैट्रिक सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, इस पे हमने एक सिंगल रखना है अपने यूनिट्स की स्टैंडर्डाइजेशन को. सेकेंडली, एक लेंथ को मेजर हम कर रहे हैं और उसी के कंपेरेबल दूसरी लेंथ है, तो हम यूनिट्स भी हमने सेम रखने हैं. मींस के कहीं पे हमने ग्राम्स में मेंशन कर दिया, कहीं पे मिलीग्राम, तो ये चीज़ भी गलत साबित होती है.
It may be useful to include a subsection called experimental design, in which the author describes the course of the trial or experiment. The author may also add a subsection entitled methodological consideration, in which the results of methodology research uh, governance to the methods are outlined so as not to disturb the flow of the results section. Clinical studies, observational studies, and qualitative studies often have more extensive methodological considerations than do the lab studies. ठीक है, जब हम बात करते हैं बड़े सेटअप्स की, मतलब लैब से हटके पायलट स्केल या फिर इंडस्ट्रियल स्केल या फिर क्लिनिकल स्टडीज़ या फिर मेटा एनालिसिस, यहाँ पे अब हमारे पास जो फैक्टर्स हैं जिनको हमें लिस्ट डाउन करना होगा इन मटेरियल एंड मेथड्स, वो एक नॉर्मल लैब बेस्ड स्टडी से काफ़ी ज़्यादा होते हैं. A report on the study design, the outcome and exposure variables, as well as a discussion of the choice of effect measure may be appropriate in this subsection. कि जो डिज़ाइन रिसर्च स्टडी डिज़ाइन हुई है उसमें जिन जिन फैक्टर्स को हम स्टडी कर रहे हैं उनका पर्पस क्या है और उनको सेलेक्ट करने का रीज़न क्या है, वो भी आपने इसी सबसेक्शन में बताने होते हैं. Usually, the last subsection is the statistics or statistical methods, which describes data presentation and processing. The writer may state that the data are presented in means or medians, which when their confidence intervals. The relevant effect estimates are also presented with their 95% confidence intervals. Further, the methods used for statistical testing, including the name and supplier of any statistical software package used, मिसाल के तौर पर SPSS, should be given. अच्छा, आपने एक डाटा पे काम किया, ठीक है, पॉपुलेशन थे, एन नंबर ऑफ पॉपुलेशन और उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी. अब स्टैटिस्टिक्स को क्यों यूज़ किया जाता है? फॉर जनरलाइजेशन ऑफ द डाटा. ठीक है, आपका डाटा है उसके आपस में कितनी सिग्निफिकेंस है, कितनी कोरिलेशन है, क्या कोरिलेशन है भी या नहीं भी. ठीक है, तो ये चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं. तो ये चीज़ आपके रिजल्ट्स का भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. अपने डाटा जो तमाम जनरेट हो गया उसको लिख कर एनालाइज करने में सबसे लास्ट सेक्शन में आप इसको पुट करते हैं. तो कौन से मेथड्स यूज़ हुए, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ हुए और कौन से मेजर्स यूज़ हुए जिसमें आपने स्टैटिस्टिक्स अप्लाई की है. देयर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि आपके जो कुछ फाइंडिंग होंगी वो एक स्टैंडर्ड जो रीडिंग आनी चाहिए थी उससे डेविएट हो. मिसाल के तौर पे आप एक लीनियर कोरिलेशन देख रहे हो अमंग डिफरेंट वेरिएबल्स, लेकिन आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो लीनियर से थोड़ी सी डेविएट कर रही हैं. अब एज अ साइंटिस्ट आपने वो फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है ड्यूरिंग योर रिसर्च डिज़ाइन के वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी उन रीडिंग्स को एग्जैक्टली लीनियर या बिल्कुल प्रोपोर्शनली इंक्रीज या डिक्रीज वाली रीडिंग से थोड़ी सी डेविएट कर रहे हैं. ठीक है, इसकी मिसाल ऐसे हो सकती है कि एक आपने इंजाइम कंसंट्रेशन ली, लेट्स से 1 मिलीमोल, और उसने सबस्ट्रेट लेट्स से 1 माइक्रोग्राम को कन्वर्ट किया इनटू द प्रोडक्ट. ठीक है, अब आपने यूज़ की 2 मिलीमोलर कंसंट्रेशन ऑफ द इंजाइम्स और उसने 2 माइक्रोग्राम पर 2 माइक्रोग्राम ऑफ द सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किया इन दी प्रोडक्ट. अब ये एक लीनियर कोरिलेशन है. ठीक है, आपने यूज़ किया लेट्स से 4 माइक्रोमोलर कंसंट्रेशन ऑफ दैट एंजाइम, लेकिन आपके पास जो सबस्ट्रेट कन्वर्ट हुआ वो लेट्स से था 3.5 माइक्रोग्राम. अब यहाँ पे वी वर एक्सपेक्टिंग कि 4 माइक्रोग्राम होना चाहिए लेकिन हुआ 3.5. अब ज़रूरी नहीं कि एंजाइम की कंसंट्रेशन ही सारा रोल प्ले करती हो. हम ये बता सकते हैं कि एंजाइम की अपनी जो स्पेसिफिसिटी होती है
उसकी जो एफिकेसी होती है, उसकी जो मौजूदगी है विद द सबस्ट्रेट, उसकी अपने जो एक रेट कांस्टेंट है, वो सब भी डिफाइन कर रहा होता है कि कितनी सबस्ट्रेट को कितने में कन्वर्ट करना है। तो ये हवाई फायरिंग नहीं होगी, आपने उसको टेक्निकली और साइंटिफिकली सही उसके परसेप्शंस को मेजर करना होता है। The p-values for testing the effect estimates must also be stated. In multiple comparisons, a modified version of the significance level is often used. The most common version of multiple testing is the Monfroni multiple comparison correction, in which the significance level is equal to 5% divided by the number of statistical tests. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया कि एग्जैक्टली कौन से आप स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक वी कैन स्किप दिस पोर्शन। इसको मैं जो स्लाइड्स मेंशन होगी उस पर भी मैं स्किप कर दूंगा। बस यहाँ तक ज़रूरी है कि कौन कौन से स्टैटिस्टिकल यूज़ हो रहे हैं उनको हमने अच्छे से डिफाइन करना है। The material methods section should be written in the passive voice, as what has been done is more important than who did it. ठीक है, वही वाली बात जो स्टार्टिंग पे मैंने बताई थी कि थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में हमने हर चीज़ को लिखना होता है। आई परफॉर्म पीसीआर नहीं लिखना, दे परफॉर्म पीसीआर नहीं लिखना, पीसीआर वाज परफॉर्म, इस तरह से हमें लिखना होता है। ये डिफरेंट गाइडलाइंस हैं, इनको भी हम स्किप कर लेते हैं। क्या टाइमिंग हो रही है हमारे पास? 41। और रिजल्ट सेक्शन है हमारे पास। ठीक है, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन को हम अपने नेक्स्ट आने वाली क्लास जो होगी इंशाल्लाह ऑन कैंपस ट्यूसडे को, बल्कि मंडे को, उसमें हम पढ़ लेंगे। और क्विज़ का भी आप लोग बच्चे बताएं कि इरादा है कि जो हमारी वेडनेसडे वाली क्लास होती है, जैसे आज 10:30 से 12, जो कमिंग होगी उसमें हम इसको कंडक्ट कर लेते हैं। और उसका हम सिलेबस वगैरह भी डिस्कस कर लेते हैं।